आज कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक सारी सुइयां घूमी हुई है। हर सुई को घुमा करके चेक किया जा रहा है कि कहां पर कितना तापमान है, कहां पर कितना दबाव लग रहा है और कहां पर कितना दबाव और लगाना है। सब कुछ चेक किया जा रहा है, एक एक चीज चेक की जा रही है, कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक। कर्नाटक में एक तरफ कर्नाटक में 26 दल इकट्ठा हो रहे हैं। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शाम को सामने आएगा कि 2 दिन की इस बैठक में क्या हासिल हुआ, आगे क्या करेंगे। और एक तरफ जो है वो 38 दलों की, नरेंद्र मोदी जो कहते थे मैं अकेला सब पर भारी, वो 38 दलों की बैठक करेंगे दिल्ली के अंदर। लेकिन आज के इन अखबारों में कुछ दिलचस्प छपा है। क्या छपा है दिलचस्प, वो मैं आपको बताता हूं। ये जो 38 और 26 की जो आंकड़ा आपको नजर आ रहा है, 38 और 26 का जो ये आंकड़ा है, इसमें से अभी भी 47 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिन दलों के पास में है, वो ना इस 38 में शामिल हुए हैं और ना इस 26 में शामिल हुए हैं। कौन कौन सी पार्टियां हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं, और वो पार्टियां किसके साथ जाएंगी। मसलन इसमें जो है वो मायावती की पार्टी है, टीडीपी है, ओवैसी की पार्टी है। कुल मिलाकर के 47 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जो ना अभी बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही है और ना कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रही है, ना इस 26 वाले आंकड़े में है और ना इस 38 वाले आंकड़े में है। हाँ, एक खबर सुबह सुबह जो है वो आ गई और उससे कुछ तस्वीर साफ हो गई। जो कुछ पतंगबाज कल पतंग उड़ा रहे थे और हवा में जो है वो गुब्बारे छोड़ रहे थे, वो खत्म हो गए हैं। ये सुबह सुबह का जो है वो आज का ट्वीट है। 7:49 पर एएनआई ने ट्वीट किया और कहा कि शरद पवार बेंगलुरु में अपने घर से, मुंबई में अपने घर से बेंगलुरु की विपक्ष की बैठक के लिए निकल चुके हैं। 2 घंटे बाद आती खबर कि बेंगलुरु के अंदर वो पहुंच गए हैं। तो यानी शरद पवार जो है वो इस 26 वाले दल में शामिल हैं। शरद पवार पहुंच गए हैं। वो जो पतंग उड़ाई जा रही थी वो पतंग खत्म हो चुकी है, उनकी पतंग कट गई है। अब लेकिन अभी 26 और 38 और शरद पवार का जब नाम लेते तो याद वो भी आता है, प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा था जो अजीत पवार के साथ है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि 17 दल, मैं जब पटना गया मुझे हंसी आई कि 17 दल जो इकट्ठा हुए थे, उन 17 दलों में से 7 दल ऐसे थे जिनका लोकसभा में एक भी सांसद ही नहीं है। ये प्रफुल्ल पटेल ने कहा था। मैं आपको थोड़ा सा लिख करके दिखाता हूं। 17 में से 7 ऐसे हैं जिनका लोकसभा के अंदर कोई सांसद ही नहीं है। यह बात जो है वो प्रफुल्ल पटेल ने कही थी। लेकिन अब इस 26 और 38 में से किसका कितना सांसद है वो देखिए। विपक्ष के 26 दल है और 26 में से 10 दल ऐसे हैं जिनका लोकसभा में सांसद नहीं है। यानी 63% ऐसे हैं जिनके सांसद हैं। अब देखिए, ये जो 38 है, 38 में से यहां पर जो है वो 24 दल ऐसे हैं जिनका लोकसभा में सांसद नहीं है। 38 में से 24, यानी ये जो है वो, ये जो है 41% कुल ऐसे हैं जिनके सांसद हैं। तो ये जो प्रफुल्ल पटेल और बाकी जो लोग गए हैं उनको जवाब मिल गया होगा कि कौन सा दल, कौन सा गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन या कांग्रेस का गठबंधन, वो कितना मजबूत है। कांग्रेस के गठबंधन में 63% ऐसी पार्टियां हैं जिनके लोकसभा के अंदर सांसद हैं, जबकि बीजेपी के गठबंधन में केवल 41% ऐसे दल हैं जिनके लोकसभा के अंदर सांसद हैं। तो ये आंकड़ा, ये गणित अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन इस पर बात करनी जरूरी है कि ये 47 जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये 47 जो आपको नजर आ रहा है, इस 47 में से ये जो 47 सीटें हैं वो किसकी तरफ जाएंगी, ये गणित बहुत जरूरी है। तो इस गणित को मैं आपको बताऊंगा। और आप जो है वो 2 दिन से मैं लगातार कह रहा हूं, और ये नवभारत ने आज छापा भी है इसको, कि आप देखिए एक तरफ जो है वो कल जो है वो अमित शाह ने बैठक की चिराग पासवान से, तो चिराग पासवान को वोट करेंगे लोग या लालू प्रसाद यादव को वोट करेंगे या नीतीश को वोट करेंगे, यहीं से जो है वो तय हो जाता है। और इसीलिए जो है जो विपक्ष के 63% यहां पर आ रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि विपक्ष के पास में बड़े चेहरे हैं जिनके लोकसभा के अंदर जो है या राज्यसभा के अंदर जिनके सांसद हैं। अब आगे देखिए,
आज जो है वो जो खबरें दिल्ली से लेकर के बेंगलुरु तक जो है वो सियासत के रंग तेज हो रहे हैं, इसमें विपक्ष कह रहा है कि हम सब एक हैं। संदेश के साथ में 26 विपक्षी दल एक हो गए। तो विपक्षी गठजोड़ जो है वो भानुमति का कुनबा है, न नेता है न नियत है। नड्डा जो है इस बात को कह रहे हैं और नड्डा साहब जो है वो यहां पर चिराग पासवान से मेल मुलाकात कर रहे हैं। कल आपको बताया था मैंने कुनबे के बारे में तो बहुत अच्छे से, तो कुनबे के बारे में फिर दोबारा से एक्सप्लेन करें ठीक नहीं लगता है। अब देखिए एक सवाल जो ये भी है कि कुनबा वाली जो बात कह रहे हैं, तो नड्डा साहब ने जो है कल जो मैंने आपको खबर दिखाई थी, जब इन्होंने बिहार के अंदर जो कह दिया था और बिहार में कह दिया था कि साहब इस बार क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, तो क्या ये संदेश जो है वो अकाली दल के लिए, टीडीपी के लिए नड्डा का जो संदेश है, नड्डा ने जो बयान अपना बदला है, क्या ये संदेश यहां से निकलता है कि नहीं साहब हम तो सबका कुनबा साथ लेकर के चलेंगे? तो अकाली दल को और टीडीपी को और बाकी के लोगों को कहा जा रहा है कि आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पुरानी बातें थी, भूल जाइए उन चीजों को। ये भी बड़ी खबर है। दूसरी खबर जो है वो ये भी बड़ी खबर है। कल ही जो है वो कर्नाटक के अंदर जो है बैठक चल रही थी और कर्नाटक के साथ लगते हुए तमिलनाडु के अंदर मंत्री के घर पर छापा मार दिया। सीएम स्टालिन ने कहा कि चुनाव प्रचार में ईडी जो है शामिल हो गई है। और यही बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हमारे साथ में जितने भी दल हैं उनको ऐसे ही डराने की कोशिश हो रही है कि एजेंसियां भेज देते हैं, लेकिन एजेंसियों का बात खत्म हो चुकी है। एजेंसियों के भेजने से ना डीएमके जो है वो डरेगी, ना टीएमसी डरेगी, ना शिवसेना डरेगी, ना एनसीपी डरेगी। जो डरेंगे वो चले गए। ये बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही। तो एक खबर खैर ये भी है। बीजेपी कह रही है कि सत्ता के भूखे नेताओं की मीटिंग हो रही है। अब बीजेपी तो बिल्कुल जो है वो देश प्रेम में, देश धर्म में और फकीर पने में जो है वो लगी हुई है। उसको तो कोई सत्ता से मतलब ही नहीं है। वो तो बिल्कुल फकीर की तरह से जो है देश को चला रहे हैं। बाकी लोग जो सत्ता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता बीजेपी जब ये कहती है कि सत्ता के भूखे लोग, तो वो जहां पर गोवा में बहुमत नहीं मिलता तो गोवा में सरकार बना लेते हैं, मणिपुर में नहीं मिलता तो वहां पर सरकार बना लेते हैं, और उसके बाद में जहां पर सरकार विपक्ष की बनी हुई है वहां पर तोड़ करके जो मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, वहां पर ऑपरेशन लोटस चला करके सरकार वहां बना लेते हैं। तो सत्ता का भूखा कौन है, इस बात को फिर बीजेपी बताए, अच्छा लगता है क्या? खैर, तो ये एक जो है वो यूपी से भी जो है वो खबर अब रही, और यूपी से ये खबर रही कि समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है वो आए थे और अब चले गए हैं। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है इनको हो सकता है कि राज्यसभा का लोकसभा का चुनाव लड़वा दे। लेकिन जो बड़ी चीज है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये भी एक खबर है, इस पर बाद में आएंगे, लेकिन ये बात करिए पहले। ये 47 जो दल हैं, 47 माफ कीजिए, 47 दल नहीं, 47 सांसद जो हैं, 47 सांसद वाले 8 दल जो है वो ऐसे हैं जो अभी भी किसी के साथ नहीं गए हैं। ना ये 26 में है और ना ही ये जो है वो 38 में है। ये 8 दल हैं और ये 8 दल जो है वो जिस तरफ जाएंगे वो 47 सांसद जो है वो अपने साथ में लेकर के चले जाएंगे। अब इसमें कौन कौन है सुनिए जरा। 39 दल जो है लोकसभा में, अभी 39 दलों के सांसद हैं। कुल अभी जो सांसद हैं वो 39 दलों के हैं। इनमें से 32 दल एनडीए या यूपीए से जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग, जो बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन। एनडीए के 38 में से 24 दलों का लोकसभा में प्रतिनिधि नहीं है, वहीं विपक्ष के 26 में से 10 का कोई सांसद नहीं है। वाईएसआर, कांग्रेस, बीजद, बीआरएस, टीडीपी, यूडीएफ, जेडीएस और एआईएम और बसपा, इनका किसी के साथ में गठबंधन नहीं हुआ है। ये 8 दल हैं जिसमें बीएसपी है, जिसमें ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम, और इसमें जो है वो टीडीपी है, और इसमें जो है वो बीआरएस है। तो ये सारी पार्टियां जो है, अभी 8 पार्टियां हैं, जेडीएस है कर्नाटक की। ये 8 पार्टियां हैं जो अभी भी किसी के खाते में नहीं है, और ये जिसके खाते में जाएंगी, ये 26 और 38 का जो नंबर है वो बढ़ेगा। ये तो अब तय हो रहा है कि 26 में से कम नहीं होने वाला है, 38 में से कम नहीं होने वाला है। हाँ, हो सकता है कि उधर से खींचतान करके, क्योंकि यहां पर तो इन्होंने झोली फैला करके रखा हुआ। कांग्रेस ने कह रहा है कि हम में से कोई बलिदान देना पड़ेगा तो हम दे देंगे। लेकिन यहां पर जो है ये 8 दल जो हैं, अब देखिए 8 दलों में बीएसपी किसकी तरफ जाएगी। बीएसपी मुझे लगता है कि आखिरी में या तो वो विपक्ष के गठबंधन में आ जाए या अकेले लड़े।
तो बीएसपी को हो सकता है कि वोट मिले। अगर बीएसपी बीजेपी के साथ चली गई चुनाव से पहले, तो ऐसा लगता है कि बीएसपी की जो सांसदों की संख्या है वो 0 हो सकती है। पिछली बार बीएसपी और एसपी का जब गठबंधन हुआ था तो बीएसपी को फायदा हुआ था, लेकिन अगर इस बार अगर उल्टा कर लिया तो इस बार नुकसान हो जाएगा और 0 हो जाएगी, क्योंकि इस बार वोटर दो है, एक मोदी के खिलाफ है, एक मोदी के साथ है। एक कांग्रेस को चाहने वाला है, एक बीजेपी को चाहने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसमें 26-38 दलों की बात तो है, लेकिन 26-38 नहीं, एक बीजेपी का वोट है, एक कांग्रेस का वोट है। या तो कांग्रेस को वोट देगा वो, या बीजेपी को वोट देगा। देश में अब दो ही वोट हैं। बीजेपी मतलब उस गठबंधन के साथ में, बीजेपी वाले गठबंधन के साथ में, कांग्रेस मतलब कांग्रेस के गठबंधन वाले साथ में। या तो अब जो है वो लोग राहुल को वोट जो है वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए, या कांग्रेस जो है जिसको प्रधानमंत्री बनाए उसको बनाने के लिए वोट देंगे, चाहे जिसमें नीतीश कुमार आ जाए, चाहे जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, चाहे जो है वो कोई नया मनमोहन सिंह निकाल करके जो है वो विपक्ष के अंदर से निकाला जाए। लेकिन लोग अब वोट दो ही तरीके से करेंगे, या तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे, या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से हटाने के लिए वोट करेंगे। तो ऐसे में ये जो 8 पार्टियां हैं वो किधर जाएंगी, और वो एक बड़ा सवाल है। नहीं जाएंगी तो इस बार इनकी संख्या कितनी रहेगी इसके पता नहीं है। और ये अगर ये साथ में आ गई तो हो सकता है कि पिछली बार 10 सीटें जो है वो बीएसपी की रही थी, तो इस बार भी 10 सीटें 15 सीटें जो है वो बीएसपी की आसानी से रह सकती हैं। अब एआईएम जो है वो ओवैसी की पार्टी उधर तो जा नहीं सकती है, बीजेपी की तरफ तो मतलब ही नहीं है। दूसरी तरफ जो है इनको इधर जो है वो लेंगे नहीं शायद गठबंधन में, क्योंकि इनके बयान उसी तरह से रहते हैं। तो फिर इसका मतलब है ये कि ये भी बीच में रहेंगे, और बीच में रहेंगे तो इस बार ओवैसी का मामला लग रहा है कि निपट जाएगा, क्योंकि इस बार वोटर इधर या उधर है। जिस तरह से आपने बंगाल में देखा, कांग्रेस को बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया, वोटर या बीजेपी के साथ था या ममता के साथ था। इस तरह से अभी आपने कर्नाटक में देखा, वोटर या बीजेपी के साथ था या कांग्रेस के साथ था, जेडीएस को साफ कर दिया। यहां तक कि वोकालिंगा के जो वोट थे वो भी कांग्रेस को मिले, लिंगायत के वोट थे वो भी कांग्रेस को मिले। तो बिल्कुल साफ था, या तो कांग्रेस या बीजेपी, जेडीएस का कोई मतलब नहीं, या कांग्रेस या बीजेपी या ममता बनर्जी, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। बीच का अब कोई नहीं बचा है, बीच का तो शून्य हो गया है मामला। और विधानसभा के अंदर तो फिर भी कुछ जो इधर उधर हो जाता है। विधानसभा के अंदर होता है कि लोकल सांसद के ऊपर जो है वो वोट हो जाता है, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार झाड़ू लगी हुई बीच में से। अब जो है ये बड़ा जो है ये पॉइंट ये रहेगा कि इनमें से कौन लोग जो है वो किधर जाते हैं। अब ये जो अब बीआरएस की बात करेंगे तो तेलंगाना के अंदर अब चुनाव है। तेलंगाना में अगर कांग्रेस ने सुपड़ा साफ कर दिया तो इनके पास में कोई चॉइस बचेगी नहीं कि ये बीजेपी के साथ जाए, और अगर बीजेपी के साथ गए तो कांग्रेस और सुपड़ा साफ कर देगी, क्योंकि एक लहर खड़ी हो जाती है चुनाव के बाद में। तो ये गणित जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 39 दल अभी ऐसे हैं लोकसभा के अंदर जिनके सांसद हैं, और इसमें से 32 दल जो है वो जुड़े हुए हैं। 7 दल जो है इसमें ऐसे हैं जो इधर उधर जुड़े हुए नहीं है। तो ये गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गणित अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब जो खबर है, इसी में जो खबर जो है वो लगी हुई है, भास्कर में ये खबर लगी हुई है कि जो वर्ग केंद्रीय योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ पा रहे हैं, बीजेपी उन्हें साधने के लिए कुनबा बढ़ा रही है भाजपा। यानी किसानों को जैसे कि 2,000 रुपए दिया जा रहा है, या उज्ज्वला योजना है, या 5 किलो अनाज है, जिन लोगों को मिल रहा है ये सब, उनको साधने के लिए बीजेपी जो है वो अपना कुनबा बढ़ा रही है। ये भास्कर की खबर कहती है। लेकिन इस खबर की जो काट है वो मैं आपको दिखाता हूं। वो आपको इस खबर में देखिए, हिंदुस्तान की खबर आप देखिए। विपक्षी एकता में के जवाब में दलित ओबीसी का जो दाव है, देखिए इस बार जो है नीतीश कुमार का एक दाव जो है वो केंद्र स्तर पर जो है वो अपनाया जा रहा है। ये जो गठबंधन है, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जो गठबंधन एक बना करके चलते हैं, उनका जो वोट है जिसमें अल्पसंख्यक भी नीतीश कुमार को वोट करता है, मुसलमान नीतीश कुमार को वोट करते हैं, पिछड़े नीतीश कुमार को वोट करते हैं, जिसमें कुर्मी है, ओबीसी है और दलित है, वो वोट करते हैं। तो वो जो नीतीश कुमार का जो पैटर्न है उसको जो है वो इस बार नेशनल लेवल पर अप्लाई करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कोशिश कर रही है कि मांझी, चिराग पासवान और जो छोटे दल हैं, जो जो ये कहेंगे आपकी जो
SC ST जिनका वोट बैंक है उनको साधने में बीजेपी लगी हुई है। इस बार जो है वो अपर कास्ट जो मानी जाती है, हालांकि अपर कास्ट कुछ होता नहीं है, सब इंसान तो एक ही है, लेकिन चुनावी लिहाज से अगर बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं इस बार उनकी खेल खत्म है। सबको पता है कि उनको जिधर जाना है जिधर जाना है। इस बार जो है वो चुनावी किंग जो है वो ओबीसी है, दलित है और अल्पसंख्यक है। इस बार जो है वो जीत और हार की चाबी जो है वो उनके पास में है और इस बार उनके लिए खुल करके दोनों दल जो है वो अपना खजाना खोलेंगे और खुल करके उनके लिए बोलेंगे कि हां हम दलितों के लिए ये करेंगे, हम अल्पसंख्यकों के लिए ये करेंगे। बीजेपी तक जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए पसमंदा की यात्रा जो है वो पसमंदा मित्र यात्रा जो है कुछ इस तरह से बीजेपी निकाल रही है। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 2024 की जो राजनीति है वो किस तरफ बढ़ रही है। अब इसमें एक दिलचस्प चीज और है वो आपको बताता हूं। ये जो है वो टीएमसी का पश्चिम बंगाल का जो है गणित दिखा है इसमें। और ये जो है वो यहां पर इस बैठक में जो बड़ी चर्चा है वो ये है कि वोट कैसे ना छिटके, वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। एक एक वोट जो है वो अब क्योंकि पूरा सब कुछ आकर के इकट्ठा हो गया है, अगर सब कुछ आकर के इकट्ठा हो गया है तो अब इसके बाद में कहीं से एक कोना तक ना बचे, कहीं से एक जरा सा छेद तक ना बचे जहां से हवा निकले। अगर वहां से हवा निकली तो सारे टायर की हवा निकल जाएगी। तो इसलिए कैसे इस जो है वो खबर में समझाया है कि बीजेपी और टीएमसी और कांग्रेस, अगर दो लोकसभा चुनाव की जो है यहां पर बात करके दिखाई गई है कि टीएमसी के पास 22% वोट रहे 2019 में और बीजेपी के पास में जो है वो 18% वोट रहे। कांग्रेस यहां पर मैंने बताया ना, कांग्रेस फिर वहां पर जीरो है, कांग्रेस को 0.5% वोट मिले। कांग्रेस को जो है वो माफ कीजिए, ये सीटें हैं 22 सीटें जो है वो टीएमसी के पास रही, बीजेपी के पास में 18 सीटें रही, कांग्रेस के पास 5 सीटें रही और ये 43 और 40 और 5% ये वोट शेयर है। दूसरा ये यहां पर जो है वोट शेयर आप देखिए, टीएमसी के पास में 2021 के अंदर अगर वैसे देखिए ये जो स्थिति दिखाई है 2021 में, तो ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उस हिसाब से कि कितनी लोकसभा में कौन जीत रहा है, तो 34 सीटें जो है वो टीएमसी को मिल रही है, 39% वोट शेयर रहा। बीजेपी के जो है वो 0%, 17% वोट मिल रहा है, 2 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को जो है 4 सीट मिल रही है और 9% जो है वो यहां पर वोट शेयर मिल रहा है। अब ये समझने वाली बात है कि देखिए कांग्रेस को वोट शेयर कम मिल रहा है तब भी सीटें ज्यादा मिल रही है, बीजेपी को वोट शेयर ज्यादा है लेकिन सीट कम मिल रही है और टीएमसी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। टीएमसी को 34 सीटें यहां पर दिखाई दे रही, 34 सीटें जो है वो टीएमसी को यहां पर मिल रही है। तो ये स्थिति जो है वो दिलचस्प है और अब इस आंकड़े को कैसे जो है बरकरार रखा जाए। अब अगर इस चीज को देख लें, इस चीज को अगर देख लें और लोकसभा के चुनाव में अगर कन्वर्ट करके देखें तो फिर उसके बाद में ये 34 और 4 38 सीटें जो है वो यहां पर विपक्ष के पास में हो जाती है। केवल 2 सीटें ऐसी होनी चाहिए जो बीजेपी के पास में जाए और अगर ये हो गया ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 38 सीट और 18 सीट बहुत ज्यादा अंतर है। कहां तो 2 सीट आएंगी इस बार बंगाल के अंदर और कहां जो है वो 18 सीट आ रही थी पिछली बार। तो 18 से सीधा 2 पर आकर के बीजेपी नीचे धड़ाम से लगेगी तो देखिए कितना, एक राज्य में 16 सीटों का नुकसान है और विपक्ष को एक राज्य में सीधे सीधे 38 सीटें मिल रही है। ऐसे ही बंगाल में, ऐसे ही बंगाल के बाद ऐसे ही बिहार में, ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर और ऐसे ही जो है फिर उसके बाद में आप देखेंगे यूपी के अंदर भी हो सकता है। यूपी मेरे मुंह से देर से भी निकला और सबसे बाद में निकला। यूपी की वजह जो है उसमें एक यूपी की सत्ता है, क्योंकि बाकी के राज्यों में इनकी सत्ता नहीं है। बंगाल में सत्ता नहीं है, बिहार में सत्ता नहीं है, महाराष्ट्र में सत्ता है लेकिन उस सत्ता का पावर का जो है वो जो टसन होता है वो है नहीं, क्योंकि पावर उनके हाथ में नहीं है। पावर इधर उधर जो है वो खिंची हुई है, सब अपनी तरफ से खींचने में लगे हुए हैं। वो दूसरे को क्या निशाना साधेंगे, वो अपने से नहीं बच पा रहे हैं। तो ये गणित जो है बड़ा दिलचस्प है और इसीलिए जो है अब इस गठबंधन को देखें, इस वोट शेयर को देखें तो ये सारी कवायद जो है वो आज और कल जो है वो इन सारी चीजों पर बात हो रही है। शाम को क्या कुछ निकल करके आता है इस बैठक पर दिन भर मेरी नजर रहेगी। आप बताइए कि ये सारा गणित क्या कह रहा है। 8 पार्टियां जो है उनको खांचे में किसके जो है वो किस तरफ जाएंगी, पूरा गणित जो है वो आपको आपके सामने रखा है, पूरी खबर आपके सामने रखी है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है लेकिन
चीजें कई सारी थी जिनको समेटकर आप तक पहुंचाना जरूरी था। शेयर करिए इस खबर को। और आप क्या सोचते हैं? जो सारे यहां पर राजनीतिक पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं, सारे समीकरण आपके सामने रखे हैं, तो आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि बड़ी तस्वीर क्या है। क्योंकि बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिसको लेकर के लोगों के दिमाग में एक असमंजस है, कंफ्यूजन है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो कोशिश करूंगा कि कई सारे पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं, जाहिर सी बात है एक दिन में नहीं खत्म होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो चीजें आ रही है निकल करके सबको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शेयर करिए इस खबर को और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।